हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर और आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग वन शॉट में कंप्लीट करें, बट आई नो कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो वन शॉट में तो होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको सिस्टमैटिक्स और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन प्लस नॉमेनक्लेचर सिखा दूंगा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग तीनों किंगडम पढ़ लेंगे। तीनों कौन कौन से? किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया आपको पढ़ना नहीं है बिकॉज वो थर्ड और फोर्थ चैप्टर में है। तो आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। और टाइप ऑफ वायरसेस वगैरह भी है, तो कोशिश करेंगे कि एक दो किंगडम भी आज ही हम लोग निपटा ले। तो जो भी होगा देखेंगे, फिलहाल हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सिस्टमैटिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि अगर हम लोग एक एक ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे इतना आसानी से, है ना। जैसे मतलब अभी मैं बोलूँ कि हमारे अर्थ पे लगभग 7 मिलियन तो स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, तो एक एक को स्टडी करने जाओ पॉसिबल है क्या? मतलब 7 मिलियन में से एक तू आ, इसके लिए पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें, अनलिमिटेड जन्म लेना पड़ेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। जन्म होता भी होगा तो भी कुछ याद तो रहता नहीं है ना। अब क्या पता मैं क्या था, आप क्या थे। तो एक शॉर्ट लाइफ स्पैन में, मतलब जितना भी आप पढ़ाई करते हो, जैसे सपोज मैंने 21 की एज में बायोलॉजी को चुन लिया कि मुझे बायोलॉजी में सारे ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई करनी है, तो फिर एट 70-80 इतने साल तक मैं पढ़ता रहूँगा, ठीक है, उनके बारे में। तो इतने सालों में मैं सभी के बारे में, सारे जानवरों के बारे में मैक्सिमम, सभी के बारे में तो नहीं जान सकते, बट हाँ कोशिश करेंगे कि 50% जानवरों के बारे में हम जान जाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग सिस्टमेटिकली क्लासीफाई कर दें, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को वैसे ही सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प की है ग्रीक और रोमन फिलोसॉफर्स ने, ठीक है। और आप लोग जानती है कि जब से मतलब ह्यूमन आए हैं तब से वो बस डिस्ट्रॉय ही किए जा रहे नेचर को, है ना। एक और इल्ज़ाम इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लग रहा है ह्यूमन पे कि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं नेचर को, वो बर्बाद किए जा रहे हैं। बस देखो ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमें ज़रूरत पड़ रही है तब हम उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हम मतलब पॉपुलेशन हमारे इंडिया की बड़ी, हमें ज़रूरत पड़ी कि अब हमें घर बनाना है अपना, है ना, ज़्यादा फार्मिंग करनी है, तब हमने पेड़ों को काटा। बिना ज़रूरत के थोड़ी ना, बिना ज़रूरत के बहुत कम लोग ऐसा कुछ करते हैं, ओके। तो ऐसा नहीं है कि बिना ज़रूरत के हम लोग फालतू डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ज़रूरत है तभी कोई करता है। बाकी जो अलग लोग करते हैं, मतलब चोर लोग जो एनिमल पोचिंग करते हैं, उन्हें गायब कर देते हैं, उनको मार देते हैं, उनकी स्किन को बेच देते हैं, वो सब तो सच्ची में इलीगल क्रिमिनल वाला काम हो गया, क्राइम हो गया वो, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सिस्टमैटिक्स। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोर्ड में लिखूंगा, आप नोट्स बना रहे हो अगर तो ठीक है, बट नहीं बना रहे हो तो भी चलेगा, आप बस टेक्स्ट बुक में उसकी मीनिंग मार्क करते जाना, नोट्स नहीं, टेक्स्ट बुक पढ़ना दोबारा, ठीक है। बिकॉज अपने नोट्स बनाओगे उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा, एज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर PCM, है ना। आप जेई या कोई और ऐसा इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करो या फिर सिर्फ बोर्ड लेवल का पढ़ रहे हो, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। कोई नीट का स्टूडेंट देख रहा है तो सॉरी, ये उस लेवल का कंटेंट नहीं है, ठीक है, आप कोई और चैनल रिफर कर सकते हो, ओके। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? देखो, सिस्टमैटिक इट इज़ द स्टडी ऑफ काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कंपैरेटिव एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है कि जितनी भी डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स की, उनको क्लासीफाई करके हम उनकी जब स्टडी करते हैं, उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ढूंढते हैं, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो रिलेशनशिप ढूंढते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। और ये वर्ड जी सिम्पसन ने दिया था 1961 में, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स मतलब क्या? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को एक क्लासीफाई करके उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन रखता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसे डिपेंड रहता है ना, उसको हम लोग स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक्स में। कंपेरेटिव मतलब उसको कंपेयर करा के, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे बेटर है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे गड़बड़ है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपेरेटिव स्टडी। तो ये हो गया हम लोगों का सिस्टमैटिक्स। फिर आता है टैक्सोनॉमी, इसको जी सिम्पसन ने ये वर्ड दिया था, आपको MCQ में आ सकता है। टैक्सोनॉमी मतलब होता है क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टैक्सोनॉमी मतलब भी वही होता है कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, बट कुछ रूल्स को फॉलो करके। इवन जो टैक्सोनॉमी वर्ड है ये खुद दो वर्ड से बना हुआ है, दैट इज टैक्सिस एंड नॉमस, ठीक है। ये दो वर्ड से बना है, एक है टैक्सिस और एक है नॉमस, ग्रीक वर्ड है। टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन, ठीक है। टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन, ठीक है। और नॉमस मतलब होता है फॉलोइंग लॉ,
लॉज और रूल्स, ठीक है, लॉज और रूल्स। तो अरेंजमेंट बाय फॉलोइंग लॉज और रूल्स इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम लोग जब क्लासीफाई करते हैं और क्लासीफाई करते वक्त हम लोग कोई सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये टैक्सोनॉमी वर्ड इंट्रोड्यूस किया था एपीडी कैंडोला ने, ठीक है, एपीडी कैंडोले ने, स्विस बोटेनिस्ट थे, स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के, ठीक है, बोटेनिस्ट मतलब जो लोग पेड़ पौधों की स्टडी करते हैं। और ना 1778 इनका ये लाइफ स्पैन दिया हुआ है, 1778 से 1841 तक ये अलाइव थे। ओके, तो ये समझ में आया आपको, टैक्सोनॉमी समझ में आया, सिस्टमैटिक समझ में आया। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द डिस्टिंक्ट कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर एंड वेल एस्टेब्लिश्ड प्लान, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन आपको समझाने की जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशन मतलब ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, कुछ रूल, कुछ क्राइटेरिया, कुछ ऐसी चीज़ें बनाना जिनके बेसिस पर हम उन्हें क्लासीफाई कर सके। जैसे एनिमल्स किस बेसिस पर क्लासीफाइड है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड पे, तो वो एक क्राइटेरिया हो गया, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके सिमिलर है, कौन सा ऑर्गेनिज्म उससे डिससिमिलर है। जो एकदम ही अलग है उसको एकदम अलग ग्रुप में, जो एकदम सेम है उसको साथ में, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल, एक होता है नेचुरल और एक होता है फाइलोजेनेटिक। तो मैं उसको लिख के बताता हूँ आपको। तो अब क्लासिफिकेशन भी यहाँ पे आपके पास 3 टाइप की है। पहली होती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी इजीली ऑब्जर्वेबल फीचर्स है, मतलब उनका हैबिटेट, उनका कलर, उनकी हैबिट्स, उनका फॉर्म, ठीक है, ये सब हम लोग देखते हैं, नॉर्मल चीज़ें, और फिर हम लोग उसको क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। ऑफन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एफिनिटी विथ अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या रिलेशन रखता है ये सब हम लोग नहीं देखते इसमें, मतलब छोटे मोटे बस फीचर्स इसमें हम लोग देखते हैं। जैसे उसका हैबिट मतलब उसकी आदतें, और हैबिटेट मतलब क्या होता है, उसका रहने की जगह, ठीक है, जहाँ पे वो रहता है। जैसे अभी स्नेक है तो कहाँ रहना पसंद करेगा, ज़मीन के अंदर, है ना। और अभी कोई यहाँ पे मछली है तो वो कहाँ रहना पसंद करेगी, वाटर में। तो मछली का हैबिटेट क्या है, वाटर है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं हैबिटेट। अब कलर हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक है, मतलब किस चीज़ में वो अवेलेबल है। तो ये सब इजीली ऑब्जर्वेबल है, कोई बच्चा भी होगा वो भी देख के बता देगा कि हाँ खरगोश यहीं पर रहना पसंद करेगा, ठीक है। तो होती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। फिर आती है नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन में हम लोग बारीकियों को देखते हैं, सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म रहता है यहाँ पे उसको हम लोग सिग्निफिकेंटली ऑब्जर्व करते हैं, मतलब उसकी एकदम बारीकी से ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बस ऐसा देख लिया, हाँ ये ऑर्गेनिज्म काला इसको वहाँ पे डाल दो, गोरा इसको यहाँ पे डाल दो, ऐसा नहीं है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रेसिज्म नहीं है यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मतलब उनका केमिकल कॉम्बिनेशन कैसा है। अभी देखो आप केमोटैक्सोनॉमी पढ़ोगे तो केमिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, उसमें हम लोग केमिकल कंस्टिट्यूएंट को देखते हैं, फिर उससे क्लासीफाई करते हैं। इसमें आप लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखोगे, ठीक है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे कैसे डिपेंड होता है वो भी आप लोग इसमें देखोगे नेचुरल क्लासिफिकेशन में। फिर आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें देखते हैं कॉमन एवोल्यूशनरी डिसीजन, ठीक है। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसके एंसिस्टर से हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है जैसा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे सपोज एक कॉमन एंसिस्टर जिससे भी इन लोग बने हुए हैं, कौन लोग, यूकैरियोटा, आर्किया और बैक्टीरिया, ठीक है। इन लोग जिससे भी बने उसको हम बोलते हैं कॉमन एंसिस्टर। तो इसमें क्या होता है, देखो हम लोग फाइलोजेनेटिक में क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में एक एंसिस्टर रखते हैं और फिर उसके बाद जो भी ऑर्गेनिजम्स उससे बने हैं उसके बेसिस पर हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर देखें तो सभी का जो एंसिस्टर है वो तो प्रोटोप्लाज्म है, बट हम लोग ऐसा नहीं करते, प्रोटोप्लाज्म कहीं और फाइलम में, हम लोग कहीं और फाइलम में, कहीं और क्लास में, है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है। फाइलोजेनेटिक में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ट्री डायग्राम, क्लैडोग्राम बनाते हैं। क्लैडोग्राम भी पढ़ोगे अभी आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा क्लासीफाई करते हैं इन लोगों को, जो भी एंसिस्टर है उसके आगे उसके जो भी आई हुई जनरेशन उसको ऐसा लगा देते हैं। मतलब यहाँ पे एंसिस्टर, इससे यूकैरियोटा बना, यूकैरियोटा मतलब यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब जिसके सेल वेल डेवलप्ड है, ठीक है। न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, यू मतलब होता है वेल डेवलप्ड, ट्रू, आर्किया, बैक्टीरिया, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का फाइलोजेनेटिक। अब इसके बारे में हम लोग कैरेक्टर्स की डीप स्टडी करते हैं। चलिए
तो ये हो गया हम लोगों का क्लासिफिकेशन। इसको प्रपोज किया था कार्ल वूज ने, ठीक है, इसको कार्ल वूज ने प्रपोज किया था 1990 में, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। जी हाँ, 1990 में कार्ल वूज ने इसको प्रपोज किया था और उन्होंने कहा था कि लाइफ के 3 डोमेन हैं जो कि कॉमन एंसेस्टर से आए। कॉमन एंसेस्टर से लाइफ के 3 डोमेन आए, यूकैरियोटा, आर्किया और बैक्टीरिया। यूकैरियोटा और प्रोकैरियोटा में आपको मैं फ़र्क बता दूं। देखो, यूकैरियोटिक मैंने आपको अभी बताया, बट लिख लो एक बार, ठीक है, टेक्स्ट बुक के ऊपर। यू मतलब होता है ट्रू, या फिर बोल सकते हो वेल डेवलप्ड। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या फिर ट्रू न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। और प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, वेरी ओल्ड, ठीक है, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव। आप लोग सोचते हो ना कि प्रो क्या होता है, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब वेरी ओल्ड न्यूक्लियस, पहले के टाइम का न्यूक्लियस जो वेल डेवलप्ड नहीं है। वैसे तो हमें लगता है प्रो मतलब एकदम प्रो, ठीक है, तो यहाँ पे नूब आना चाहिए, फिर नहीं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब एकदम वेरी ओल्ड न्यूक्लियस जो अच्छे से वेल डेवलप्ड नहीं है। तो यूकैरियोटा ये होते हैं हम लोगों के जो होते हैं वेल डेवलप्ड, ठीक है, जिनका न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड। अब ये आर्किया की खासियत क्या होती है कि ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशन में, ठीक है, चाहे वो डेड सी हो, चाहे वो मतलब एकदम टेम्परेचर आप एकदम डाउन कर दो, -50 डिग्री सेल्सियस ले आओ, या फिर कुछ ऐसा हो जाए मतलब गर्मी एकदम बढ़ जाए, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में लोग सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में लोग सर्वाइव कर सकते हैं। कौन? आर्किया, ठीक है, चाहे वो हाई टेम्परेचर हो, चाहे वो सैलिनिटी हो, चाहे वो एसिडिक कंडीशन हो, मतलब एसिड में भी डुबा दो तो भी लोग सर्वाइव कर जाएंगे। ओके, और फिर आता है बैक्टीरिया दो आर प्रोकैरियोटिक डिफर फ्रॉम आर्किया। ये प्रोकैरियोटिक तो होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक, और आर्किया भी होता है प्रोकैरियोटिक, ये भी होता है प्रोकैरियोटिक, तो हम लोग प्रो लिखते सिर्फ, ठीक है, प्रो है। और ये नूब नहीं, ये होता है असली में प्रो और ये होता है नूब, उल्टा। तो बैक्टीरिया क्या होता है? आर्किया से थोड़ा अलग होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल में। इसका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो आर्किया से डिफरेंट है, ठीक है, डिफर इन स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल फ्रॉम आर्किया। और तीनों की एक खास बात है, तीनों की एक खास बात है कि इनके पास है यूनिक राइबोसोमल आरएनए। तीनों के बीच में समानता क्या है? समानता ये है कि इनका आरएनए एकदम यूनिक है। तो अभी आपको अगर आंसर लिखना हुआ तो रटने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताया ट्री डायग्राम से, एकदम अच्छे से आपको समझ गया। बस बोलो हाँ, आर्किया किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, तीनों के पास यूनिक आरएनए होता है, ये होता है स्ट्रक्चर सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, उससे डिफर करता है। किससे डिफर करता है? आर्किया से। कौन डिफर करता है? बैक्टीरिया। यूकैरियोटा क्या होता है? यूकैरियोटा होता है ट्रू न्यूक्लियस जिसके पास होता है, ठीक है। किसको, किसने प्रपोज किया था? कार्ल वूज ने। कब किया था? 1990 में। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आप लोग लिख सकते हो अगर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है तो, समझ गए। तो ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ था हम लोगों का, कि लाइफ के ये 3 डोमेन है, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोटा, जो आए हैं कॉमन एंसेस्टर से, ठीक है। ये किस बेसिस का क्लासिफिकेशन है? फाइलोजेनेटिक। हम लोग देखते हैं केमोटैक्सोनॉमी, मतलब और किस बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं वो देखते हैं। और फिर इसके बाद हम लोगों का शुरू होगा यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक है। और फिर नॉमेनक्लेचर है, तो आई थिंक मैं एक किंगडम और करा दूंगा, ठीक है। किंगडम मोनेरा मैं करा दूंगा आपको, किंगडम मोनेरा आज करा दूंगा, फिर प्रोटिस्टा और फंजाई और वायरसेस अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये 4 टाइप्स और हैं आपके पास। एक होता है केमोटैक्सोनॉमी, नाम से ही समझ में आ रहा है, केमो मतलब केमिकल, ठीक है, टैक्सोनॉमी मतलब क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट फॉलोइंग सर्टेन रूल्स। तो मतलब यहाँ पे हम लोग केमिकल्स को लेंगे, ठीक है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेंगे और फिर उसके बेसिस पर हम लोग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एनिमल क्लासिफिकेशन वाला अगर चार्ट देखा होगा लास्ट ईयर, तो उसमें एक विथ सेल वॉल था, विदाउट सेल वॉल था, मतलब जिसके पास सेल वॉल है कौन है? वो प्लांट, जिसके पास सेल वॉल नहीं है कौन है? वो एनिमल, ठीक है। तो हम लोगों ने ऐसा क्लासीफाई कर दिया था उन दोनों को। तो वैसे ही यहाँ पर केमिकल कंस्टिट्यूएंट को देखते हैं। जैसे हम लोग एक केमिकल की बात करें, पेप्टिडोग्लिकॉन, तो पेप्टिडोग्लिकॉन यहाँ पे बोला है कि आर्किया सेल वॉल जो होता है, आर्किया का जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टिडोग्लिकॉन नहीं होता है, ठीक है। बट जो प्रोकैरियोटा होता है उसके पास पेप्टिडोग्लिकॉन होता है। तो जिसके पास पेप्टिडोग्लिकॉन नहीं उसको अलग करो, जिसके पास है उसको अलग करो। ये होती है केमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। और एक और आता है, जैसे फंजाई के पास चिटनस सेल वॉल होता है, जबकि प्लांट के पास सेल्यूलोजिक सेल वॉल होता है, मतलब उनके सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है, बट फंजाई के पास चिटनस सेल वॉल होता है, ठीक है। काइटिन क्या होता है? काइटिन होता है एक पॉलीसैकेराइड, ठीक है।
क्वेश्चन भी आया था आपको लास्ट ईयर बोर्ड में, मतलब मुझे आया था तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट को लेके हम लोग इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आ गया इसमें कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केमियो टैक्सोनॉमी, क्या लिखोगे? लिखोगे आप इट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल कंस्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल द आर्किया इज, ठीक है, व्हाइल द सेल वॉल ऑफ द आर्किया इज विदाउट पेप्टिडोग्लिकॉन एंड द प्रोकैरिया इज विथ पेप्टिडोग्लिकॉन, फंजाई हैज चिटनस सेल वॉल, है ना, एंड प्लांट हैज सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ठीक है, तो ये आप लोग लिख सकते हो ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो। फिर आती है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। इसमें हम लोग क्या देखते हैं? क्वांटिटी देखते हैं रेदर देन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। फालतू चीज़ों को देखने से अच्छा है हम लोग इसमें देखते हैं क्वांटिटी। ठीक है, और ये प्रपोज किया था सॉकल और स्मिथ ने 1963 में। ठीक है, इसका प्रपोज किया था सॉकल और स्मिथ ने 1963 में। इसमें हम लोग एवोल्यूशन वगैरह नहीं देखते कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कहाँ डिपेंड है, ऐसा वैसा फालतू चीज़ नहीं देखते। इसमें बस देखते हैं नंबर्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना ज़्यादा है उसके बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं, या फिर कौन से ऑर्गेनिजम्स के पास कितने कैरेक्टर हैं या वो कितने कैरेक्टर्स को शो करता है। मतलब क्या होता है, जो भी क्लासिफिकेशन हम लोग करें, चाहे वो कैरेक्टर पर करें या फिर उनके प्रेजेंस पर करें या फिर उनके अलग अलग टाइप पर करें, वहाँ पे हम लोग एक ही चीज़ देखेंगे, क्वांटिटी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग वहाँ पे देखेंगे क्वांटिटी और उसके बेसिस पर हम लोग उनका क्लासिफिकेशन कर देंगे। नेक्स्ट आता है क्लेडोग्राम। क्लेडोग्राम क्या होता है? एक ब्रांचिंग पैटर्न होता है, जैसा आपको मैंने अभी दिखाया था कॉमन एंसेस्टर वाला। ठीक है, आर्किया, बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटा। ठीक है, तो क्लेडोग्राम वही होता है, इसमें हम लोग ब्रांचिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं और ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। किस पैटर्न से? ब्रांचिंग पैटर्न से। ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया है किसने इसको प्रपोज किया था, बट इसमें हम लोग एक हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप प्रेजेंट करते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब जो रियल में नहीं है, ना रियल। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल, डजेंट एग्जिस्ट इन रियल, ऐसा रिलेशनशिप हम लोग ऑर्गेनिज्म में बनाते हैं जो असली में तो नहीं होती है, बट हम लोग अपने दिमाग में बना कर चलते हैं। जैसे आप लोग लास्ट ईयर का देख लो, हम लोगों ने पहले क्या किया था, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट देखे थे, फिर आगे फाइलम था, फिर क्लास था, है ना, क्लास में 6 क्लास थी। तो वैसे ही अलग अलग तरीके से हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं, ब्रांचिंग पैटर्न में करते हैं। ठीक है, ब्रांचेस बनाते हैं। जैसे ऊपर आ गया किंगडम एनिमेलिया, फिर यहाँ नॉन कॉर्डेट, यहाँ पे कॉर्डेट। ठीक है, फिर सिफाइलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम में वो था, फिर यहाँ 10 फाइलम थे। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या था, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में फिर 6 क्लासेस थी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं जब ब्रांचिंग पैटर्न में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लेडोग्राम। ठीक है, फिर आता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या होता है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टूल इन क्लासिफिकेशन एट इट टेक्स इनटू अकाउंट नॉट merely the morphological status but also the relationship of one organism with the other group of life। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कैसे डिपेंड करता है, एक ऑर्गेनिज्म के एवोल्यूशन के पीछे क्या कारण रहा होगा, कहीं इसके पीछे वो ऑर्गेनिज्म तो नहीं था, ये ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म से कैसे बिलोंग करता है, कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग इनके बीच में रिलेशनशिप, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग फाइलोजेनी की। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल स्टेटस इसमें हम लोग नहीं देखते, मतलब उनका एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं देखते, वो कैसा दिखता है, उसका हैबिट क्या है, ये सब हम लोग नहीं देखते। ठीक है, मतलब उसके पास बॉडी उसकी हम लोग कुछ नहीं देखते, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखते, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पे देखते हैं एवोल्यूशनरी। तो ऑर्गेनिज्म की बाहर की अपीयरेंस हम लोग नहीं देखते, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन से, वो सब हम लोग देख के इसमें क्लासीफाई करते हैं। जैसे कार्ल वुश का आप 3 डोमेन ऑफ लाइफ देख लो, या फिर आप रॉबर्ट विटाकर का किंगडम्स देख लो, ये सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, कार्ल वुश, रॉबर्ट विटाकर, इनके 5 किंगडम, ये सब बहुत अच्छे एग्जाम्पल है फाइलोजेनी के। समझ गए? इसमें हम लोग क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोसेस आता है डीएनए बारकोडिंग, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है ये पहचानने में कि सपोज हमें कोई एक अननोन स्पीशी मिली। ठीक है, कलेक्टिंग डेटा ऑफ द नोन स्पीशी, मैचिंग द बारकोड सीक्वेंस ऑफ द अननोन सैंपल अगेंस्ट द बारकोड लाइब्रेरी फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो सपोज हमें कोई स्पीशी मिली जिसकी हमें पहचान करनी है कि ये ऑर्गेनिज्म यार किसके जैसा होगा, है ना। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मैंने जैसा बोला, तो यार इसको हम लोग मैच करते हैं। कैसे मैच करेंगे? हम लोग इसके टिश्यू में से एक छोटा सा डीएनए का सैंपल निकाल लेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, और फिर एक लाइब्रेरी आती है, बारकोड लाइब्रेरी, वहाँ पे पूरा डेटा रहता है। ठीक है, जितने ऑर्गेनिज्म है सबके डीएनए का डेटा रहता है, तो वहाँ पे हम लोग इस डेटा को लेकर जाएंगे और फिर वहाँ पे इसको हम लोग मैच करेंगे। मैच करने के बाद अगर हमें पता चला कि ये ऑर्गेनिज्म का जो डेटा है वो कुछ इस ऑर्गेनिज्म से मिल रहा है, ठीक है, या फिर 70% इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए से, इस जीन से मिल रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इससे मिल रही है,
या फिर इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट है वो इससे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ रिलेशन है जो कि गड़बड़ हो गया है। कैसे गड़बड़ हो गया? एवोल्यूशन के साथ, है ना। जैसे आज हम और जानवर एकदम अलग हो गए, बट यस हम भी पहले बंदर ही थे, है ना, बट आज बंदर हमसे एकदम अलग हो गए। शायद आगे चल के अगर कोई पढ़ाई ना करे तो उसे पता भी नहीं रहेगा, है ना। तो वही है, जिस भी स्पीशी के हमें यहाँ पे डेटा मिला उसको हम लोग कलेक्ट करेंगे और फिर मैच कराएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता हो वो कौन है, बट आप लोगों को मतलब इतने सारे स्पीशीज़ हैं बट आपको मालूम ना रहे। आप जाओगे लाइब्रेरी में, आप जब डेटा मैच करोगे तो डेटा 100% मैच कर गया, तो इसका मतलब जो ये स्पीशी है वो वही स्पीशी है, ठीक है। खाली इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया है एवोल्यूशन की वजह से। तो इसको स्टडी करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीएनए बारकोडिंग का मेथड। इसमें 2 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है हम लोग उसमें टिश्यू से बारकोड निकाल लेते हैं, बारकोड डेटा, डीएनए बारकोड डेटा हम लोग निकाल लेते हैं, और फिर जो डेटा हम लोगों को मिला उसको हम लोग मैच करते हैं बारकोड लाइब्रेरी में, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन हो सके कि वो ऑर्गेनिज्म है कौन, ठीक है। इसके फायदे, तो इसके यहाँ पे आपको कुछ फायदे दिए गए हैं। प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसी, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, पेस्ट कंट्रोल इन एग्रीकल्चर, आइडेंटिफिकेशन डिजीज वेक्टर, बीमारियाँ वगैरह पता करने में, ऑथेंटिकेशन ऑफ नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। सर ठीक है, मतलब प्लांट एनिमल हर कोई इसमें आता है। तो सपोज अभी आपको एक प्लांट मिला, आपने उसका डेटा मैच किया तो पता चला इसका जो डेटा है वो इस बीमारी की दवा से मैच कर रहा है, मतलब हम लोग इस प्लांट से आयुर्वेदिक दवा बना सकते हैं जो कि उस दवा से काफ़ी अच्छा रहेगा, बिकॉज वो केमिकली प्रिपेयर्ड है और ये नेचुरली प्रिपेयर्ड रहेगा। तो ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन होता है जो आपको याद रखना है, बिकॉज एग्जाम में आपको 2 से 3 लिखना रहेगा और फिर 2 से 3 लिख के लिख देना एक्सेट्रा। इसमें बाकी सब आ गया जो हम भूल गए थे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का डीएनए बारकोडिंग का प्रोसेस। हम लोग देख लेते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ओके, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब कोई बड़ा डिवीज़न जिसके अंदर भी और सारे डिवीजन्स हो। जैसे यहाँ पे किंगडम है, किंगडम के आगे सब किंगडम, फाइलम के आगे सब फाइलम, ठीक है, क्लास के आगे क्लास मेमेलिया, बहुत सारे क्लासेज हैं, ठीक है। अभी इस साल आप लोग सब क्लासेस भी पढ़ोगे। तो जो भी है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिसके अंदर और भी ज़्यादा सब डिविजन्स हो उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे एंजियोस्पर्म का, या फिर जिम्नोस्पर्म का एंजियोस्पर्म ले ले हम लोग एग्जांपल में, या फिर हम लोग डाइकोटिलीडॉन ले ले, ठीक है। यहाँ पे डाइकोटिलीडॉन ले लो, ठीक है, क्लास पिस्कस ले लो, क्लास मेमेलिया ले लो, कुछ भी ले लो। तो वो सब टैक्सोनॉमिक हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब वो कैटेगरीज जिसके अंदर और भी कैटेगरीज हो, और टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब सब कैटेगरीज, ठीक। चलिए अब पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें कई सारे किंगडम, कई सारे फाइलम, कई सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन कौन से यूनिट्स होते हैं जिनमें हम लोग क्लासीफाई करते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक ट्रिक है, अगर इस कोडवर्ड को आप याद रख लो तो सारे यूनिट्स आपको याद हो जाएंगे। बिकॉज अभी रिसेंट में नीट में एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछ रहा था इन दोनों में से कौन सा फंडामेंटल है। जैसे सबसे फंडामेंटल होता है हम लोगों का स्पीशीज़, ठीक है, स्पीशीज़ सबसे फंडामेंटल होता है, मतलब सबसे बेसिक होता है, सबसे यूनिट होता है। तो वैसा ही क्वेश्चन आपको नीट में दिख सकता है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन दिख सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आते हैं नीट में, बस दिक्कत क्या आती है कि हम उन सारे कंसेप्ट को याद नहीं रख पाते। तो इसकी ट्रिक है KDCs ऑफ GS, ठीक है, KDCs ऑफ GS, KDCs ऑफ GS, यहाँ पे याद रखना डबल एस है, कभी कभी एक एस लगा देते हैं हम लोग। तो अब मैं इसको पूरा करता हूँ। देखो कैसे हो गया किंगडम, मेरे को याद नहीं है, मेरे को याद ही नहीं है, ठीक है, बायो में बहुत पहले पढ़ चुका हूँ। मतलब बायोलॉजी में अगर मैं आपको बोलूँ तो दिसंबर तक सब कुछ खत्म हो गया था बायो में, ठीक है। तो बायो में मुझे ये सब याद नहीं है, तो मैं भी देखो आपको बताता हूँ। किंगडम, डी से डिवीज़न, सी से क्लास, ठीक है, एस से क्या था? क्लास है, एस से सीरीज, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनियस, जीनियस नहीं जीनस, और एस से स्पीशी। याद हो गया देखो मेरे को। अब ना मैंने ये कोडवर्ड बनाया था बहुत पहले, तो उससे मुझे आज तक याद है ये, ठीक है। क्या कोडवर्ड है? KDCs ऑफ GS, KDCs ऑफ GS। बोलो, किंगडम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी। देखो कितना इजीली याद हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन को याद रख सकते हो। यहाँ जैसे यहाँ पे चाइना रोज, गुड़हल और कोबरा का यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं अब एक एक करके आपको सबके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग 4 चीज़ों को देखते हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। उल्टे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, फंडामेंटल से, ठीक है। चलिए
तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे फंडामेंटल होता है स्पीशी। तो हमने स्पीशी का डेफिनेशन पढ़ा था लास्ट ईयर। क्या था वो डेफिनेशन? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड इंटरब्रीड मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। फर्टाइल ऑर्गेनिज्म मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा उसके भी अंदर कैपेबिलिटी होगी रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने की। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे स्पीशीज। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हम स्पीशीज हैं, बिल्कुल हम स्पीशीज है, बिकॉज वी कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये होता है स्पीशीज का डेफिनेशन। स्पीशीज सबसे प्रिंसिपल टैक्सोनॉमिक यूनिट होते हैं, सबसे बेसिक टैक्सोनॉमिक यूनिट होते हैं। ठीक है, और इसको कंसीडर किया जाता है सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और यहाँ पे इसको डिनोट किया जाता है लैटिन बायनोमियल से। ठीक है, लैटिन बायनोमियल से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्पीशीज होते हैं ये हम लोगों के इंडिविजिबल मतलब आगे और ये डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे हम लोग स्पीशीज हैं, हम डिवाइड हो सकते हैं क्या? नहीं। स्टैटिक होते, स्टेबल होते, हम लोग एकदम स्टेबल हैं, है ना। तो ये स्पीशीज हम लोगों के ऐसे होते हैं। हाउएवर इन द मॉडर्न टैक्सोनॉमी सब डिवीजन ऑफ स्पीशीज सच एज सब स्पीशीज, वेराइटीज एंड पॉपुलेशंस आर सीन एंड गिवन मोर इम्पोर्टेंस। बट आजकल के टाइम पे ऐसा माना जाने लगा है कि हमारी भी सब स्पीशीज होती हैं, मतलब हम ही नहीं, बहुत सारी स्पीशीज है। एनिमल्स की 7 मिलियन स्पीशीज है, तो उनकी भी सब स्पीशीज होती हैं, ऐसा माना जाने लगा है और इसीलिए आजकल उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बट आपको क्या याद रखना है, स्पीशीज का डेफिनेशन, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैटिन बायनोमियल से। जैसे यहाँ पे नाजा क्या होता है? नाजा होता है कोबरा का स्पीशी, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं नाजा। ठीक है, लैटिन बायनोमियल में। ओके, अगला आता है जीनस। जीनस इज द टैक्सोनॉमिक रैंक और कैटेगरी लार्जर देन स्पीशीज यूज्ड इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एंड फॉसिल ऑर्गेनिजम्स। तो जो भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो फॉसिल बन चुके हों, उनके क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं जीनस, और ये स्पीशीज से बड़ा होता है। ऑब्वियस सी बात है, स्पीशीज सबसे बेसिक है तो उससे बड़ा ही होगा जीनस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है टाइगर, लियोपार्ड, लॉन और लायन। ठीक है, टाइगर, ठीक है, टाइगर और लॉयन शेर। ठीक है, ये सारे एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं, दैट इज पैंथेरा, बोलते हैं ना पैंथर। तो पैंथेरा को ही लोग बिलोंग करते हैं। दे हैव कॉमन कैरेक्टर येट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज देयर जीनस इज सेम बट स्पीशीज इज डिफरेंट। इनका जीनस भले पैंथेरा है बट इनकी स्पीशीज आगे चल के इनको अलग बनाती हैं, है ना। जैसे आप लोग बोलते थे कि बिल्ली शेर की मौसी है, ऐसा था क्या? चीते की, किसकी जो भी है, वो सारे एक जीनस में तो आते हैं बट आगे चल के उनको स्पीशीज में अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अनदर एग्जांपल इज जीनस सोलेनम। सोलेनम क्या होता है? ये ब्रिंजल और पोटैटो दोनों ही सोलेनम स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, सॉरी जीनस को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल लिख लो, ब्रिंजल और पोटैटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, यही सारे पॉइंट आपको एग्जाम में लिखने हैं, सोलेनम। ठीक है, और लियोपार्ड, लॉयन, टाइगर बिलोंग करते हैं पैंथेरा जीनस को। तो सारे के सारे, मतलब आप बोलो कि यार बैंगन और आलू कहीं से सेम नहीं दिखता है, दिखता है। आप उनका शेप देखो, ठीक है, आप उनका जैसे हम लोग बैंगन की बात करें तो काफ़ी डिफरेंसेस भी है, बट इनका जीनस सेम है सोलेनम, बट आगे चल के स्पीशीज में ये अलग हो जाते हैं। फिर आती है फैमिली। फैमिली एक बहुत बड़ी टैक्सोनॉमिकल रैंक है, ठीक है, स्पीशीज जीनस से काफ़ी बड़ी। फैमिली रिप्रेजेंट द ग्रुप क्लोजली रिलेटेड टू जेनरा। ठीक है, एग्जाम्पल जेनरा लाइक हिबिस्कस, गॉसिपियम, सीडा, बॉम्बैक्स आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली मालवेशिया। जैसे अभी मैं आपको बोल रहा था कि बिल्ली शेर की मौसी है, तो यहाँ पे वो यहीं से बोला जाता है। कैट जो होती है वो भी लियोपार्ड, टाइगर, लॉयन के ही फैमिली में बिलोंग करती है। ठीक है, जो फैमिली है फेलिडे। ठीक है, फेलिडे में ही कैट, लियोपार्ड, टाइगर, लॉयन ये सारे इसी फैमिली में रहते हैं। ठीक है, बट आगे चल के कैट जो है वो यहाँ पे छट जाती है और ये तीनों यहाँ पे छट जाते हैं। कौन सा जीनस है इनका? पैंथेरा। एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना, इसीलिए मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। ठीक है, और क्या यहाँ पे और है डॉग्स का। डॉग्स जो होते हैं वो कैनिडे में बिलोंग करती है, फैलिडे में बिलोंग करते हैं और वो कैनिडे में बिलोंग करते हैं। कौन? डॉग्स। ठीक है,
बट फिर भी कैट और डॉग्स में समानता है। अभी देखो ऑर्डर आएगा, क्लास आएगा, तो उन लोगों को सिमिलरिटी दिखेगी आप लोगों को। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का फैमिली, जिसके एग्जांपल्स क्या क्या है, कैट, लियोपर्ड, टाइगर, लायन, ये एक ही फैमिली में, फेलिडे में, अरे जैसे फाइलम होता है, जैसे किंगडम होता है, जैसे क्लास होता है, वही है ये सब, तो इतना कंफ्यूजन मत रखो, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, इट इज अ टैक्सोनॉमिकल रैंक यूज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द नॉमेनक्लेचर कोड। एन ऑर्डर इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज शोइंग डेफिनेट एफिनिटीज। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वो होता है जो दो फैमिलीज के बीच में क्लोज रिलेशनशिप बताता है। जैसे फैमिली कैनिडे है, फैमिली फेलिडे है, बट इनके बीच में क्लोज रिलेशनशिप क्या है, दोनों ही चार पैर पे चलते हैं, ठीक है, दोनों ही बोल नहीं सकते हैं ऐसा नहीं है। उनके मॉर्फोलॉजिकल एग्जिस्टेंस को आप देखो, उनके कैरेक्टर्स को देखो, तो वहां पे आपको सिमिलरिटीज मिलेंगी। तो ऑर्डर क्या करता है, ऑर्डर फैमिली एफिनिटी को दिखाता है। एफिनिटी मतलब रिलेशनशिप, ठीक है, दो फैमिलीज के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकती है उसको ये क्लोजली दिखाता है। जैसे एग्जांपल है फैमिली पेपावरेशिया, ठीक है, ब्रूसिकेशिया और कैप्रिडेशिया एक्सेट्रा विथ parietal placentation are grouped in order parietals, ठीक है। families of dogs and cats are different but they belong to same order that is carnivora, ठीक है। मैंने बोला ना कि अभी डॉग और कैट देखो सेम में आ जाएंगे, कहाँ पे आ गए अभी ये कार्निवोरा में। तो डॉग और कैट आगे चल के डिफरेंट जगह हो जाते हैं बट ऑर्डर उनका सेम रहता है। मैंने बोला ना ये क्या करता है, ऑर्डर दो फैमिलीज के बीच में क्लोज रिलेशनशिप दिखाता है। अब जैसे फैमिली कैनिडे और फेलिडे में डॉग्स और कैट का क्लोज रिलेशनशिप था तो उनको कार्निवोरा में डाल दिया गया, ऑर्डर कार्निवोरा में, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लास। क्लास इज द डिस्टिंक्ट टैक्सोनॉमिकल रैंक ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हैविंग इट्स ओन डिस्टिंक्टिव नेम। इसका अपना खुद का नाम रहता है। ऑर्डर कैसा था, ऑर्डर में हम लोग नॉमेनक्लेचर कोड से बुलाते थे, ठीक है, अभी नॉमेनक्लेचर हम लोग सीखेंगे। अ ग्रुप ऑफ हायर टैक्सोनॉमिकल रैंक देन अदर, ठीक है, ऑर्डर से, सॉरी अदर मैंने बोल दिया, ऑर्डर से हायर इसका टैक्सोनॉमिकल रैंक होता है। रैंक आपको मैंने बताइए सबसे ज्यादा किंगडम, केडी, सीज, सॉफ, जीएस, फिर से बोलते हैं किंगडम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, सीरीज, ऑर्डर, और एफ से क्या था फैमिली, और फिर क्या था भाई जीनस, स्पीशी, ठीक है, स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ऐसा। तो आप लोग कोडवर्ड याद रख लो, वहां से आपको पता चलेगा सबसे बड़ा किंगडम, फिर डिवीजन, फिर क्लास, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे क्लास क्या है, क्लास क्या होता है, ये हम लोगों का ऑर्डर से काफी बड़ा होता है और इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, ऑर्डर कार्निवोरा, सॉरी हाँ, क्लास कार्निवोरा और क्लास प्राइमेट्स बिलोंग्स टू क्लास मेमेलिया, ठीक है। चाहे आप कैट की बात करो चाहे डॉग की बात करो, मतलब इनके फैमिली कार्निवोरा की बात करो, इनके ऑर्डर कार्निवोरा की बात करो, तो ये सब लोग मेमेलिया में आते हैं, है ना। हम ऑर्गेनिजम्स भी किस में आते हैं, हम सब मेमेलिया में आते हैं, ओके। तो ऑर्डर्स कार्निवोरा एंड प्राइमेट्स बिलोंग टू क्लास मेमेलिया, दस मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन एंड डॉग्स, कैट्स, टाइगर, ठीक है। मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन मतलब हम लोग भी किस में आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन हम लोग आते हैं प्राइमेट्स में, और ये सारे आते हैं कार्निवोरा में। तो ये सबका जो क्लास है वो सेम है। कौन सा क्लास है, मेमेलिया, ठीक है। तो देखो सिमिलरिटीज आ रही हैं, सबसे ऊपर सब अलग थे, एकदम अलग थे सब लोग। यहाँ पर आए तो यहाँ पे हमें सिमिलरिटी मिली कि हाँ लियोपर्ड, टाइगर, लायन पैंथेरा में है, ब्रिंजल, पोटैटो, सोलिनम में है, इनका जीनस सेम है, स्पीशीज भले अलग है। फिर आगे और सिमिलरिटी मिली, कैट भी ऐड हो गई, देखो कैट भी ऐड हो गई, डॉग आ गया, फिर इनके बीच में रिलेशनशिप मिला, डॉग कैट साथ में आ गए। अब आगे चल के देखो सब लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग भी आ गए क्लास मेमेलिया में, ठीक है। तो ये होता है क्लास। फिर आता है डिवीजन, डिवीजन को ही हम लोग फाइलम बोलते हैं, ठीक है। और फिर जो सब डिवीज़न होता है हम लोगों का, और फिर सब किंगडम होता है, और फिर किंगडम हो जाता है, ठीक है। डिवीज़न के बाद एक सब किंगडम भी आता है बट उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं देते हैं, तो जो कोडवर्ड है उसी तरीके से आप लोग याद रखो। तो अब हम लोग देख लेते हैं सब किंगडम क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं पहले रफ करता हूँ, चलिए। तो अब देखते हैं फाइलम क्या होता है। फाइलम क्या होता है, डिवीज़न इज अ कैटेगरी कंपोज्ड ऑफ रिलेटेड क्लोजेज क्लासेस डिवीज़न, ठीक है। कई सारे क्लासेस को जब हम लोग उनके बीच में रिलेशनशिप देख के एक साथ ला देते हैं तो उन सारे क्लासेस जिस फाइलम में आते हैं उसको हम बोलते हैं, सॉरी जिस ग्रुप में आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फाइलम, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले सकते हो आप लोग यहाँ पे एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म में दो क्लासेस होती है, कौन कौन सी, डायकोटिलिडॉन और मोनोकोटिलिडॉन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इन एनिमल क्लासिफिकेशन डिवीजन इज अ सब यूनिट ऑफ कैटेगरी और फाइलम। कैटेगरी ऑफ फाइलम का हम लोग इसको सब यूनिट की तरह यूज करते हैं। तो फाइलम लिखो, डिवीजन लिखो, बात वही है। फिर आता है सब किंगडम, फाइलम का प्लूरल फाइला होता है। सब किंगडम डिफरेंट डिवीजन हैविंग सम सिमिलरिटीज फ्रॉम सब किंगडम, एग्जांपल द डिवीजन एंजियोस्पर्म
एंड जिम्नोस्पर्म विल द फेनेरोगैम और स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, उनके बीच में तो सिमिलरिटी रहती है, आगे चल के वो तो एकदम अलग हो जाते, बात अलग है, बट उनके बीच में शुरुआत में सिमिलरिटी थी, तो उनको एक ग्रुप में रखा गया। कौन से ग्रुप में? स्पर्मेटोफाइटा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं फेनेरोगैम्स। ठीक है, तो वो होता है सब किंगडम। अब सारे सब किंगडम को मिला के बन जाता है किंगडम, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। कौन कौन से किंगडम है हमारे पास? एनिमेलिया, प्लांटे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। वायरस किसी किंगडम में नहीं आते, क्योंकि वायरस को टोटली लिविंग नहीं माना जाता है। इवन वायरस तो प्रोटीन से बना हुआ रहता है, सीखेंगे हम लोग, छोड़ो। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को थोड़ा सा यहाँ पे किंगडम लेवल से देखें तो सारे ऑर्गेनिज्म हमें एक जैसे दिखेंगे। फिर थोड़ा डेप्थ में जाएंगे, ठीक है, मतलब फिर से हम लोग वही कोड वर्ड लिखते हैं KDC सॉफ GS। तो हम लोग जब किंगडम में देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म सब सेम लगते हैं, फाइलम में जाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है, क्लास में जाते हैं डिफरेंस आता है, सब क्लास में जाते हैं और डिफरेंस आता है, सीरीज में और डिफरेंस, ऑर्डर में और डिफरेंस, फैमिली में और डिफरेंस, जीनस में बहुत डिफरेंस आता है और स्पीशी में सब अलग हो जाते हैं, सब अलग। ठीक है, 2-3 ऑर्गेनिज्म जो साथ वाले बचे, मतलब एकदम सेम टू सेम रहे, जैसे इंसान, सारे इंसान एक जैसे। ठीक है, तो इनकी स्पीशी एक ही होती है। अब जीनस में क्या हुआ? जीनस में हम लोगों ने टाइगर, लियोपर्ड, लॉयन को एक में कर दिया। फिर फैमिली में क्या हुआ? फैमिली में हम लोग कैट को भी ले आए। ऑर्डर में क्या हुआ? कैट के साथ डॉग को भी ले आए। फिर सीरीज में क्या हुआ? सीरीज का हमें कुछ दिया नहीं है, ठीक है, इसीलिए NCERT बेहतर रहती है। ओके, लीव इट। फिर सब क्लास में क्या हुआ? क्लास में हम लोग उन सभी को मैमेलिया में लेकर आ गए। फिर डिवीजन में क्या हुआ? मैमेलिया सब मिला के आ गए फाइलम कॉर्डेटा में। किंगडम में क्या हुआ? सब आ गए किंगडम एनिमेलिया में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन चलता है। अब मैं आपको सिखा देता हूँ नॉमेनक्लेचर, जो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो मुझे नहीं लगता है आज ही मैं अगर इसको शुरू करूँगा तो बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो मैं आज आपको सिखा देता हूँ नॉमेनक्लेचर, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पूरा चैप्टर ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, सिर्फ 6 पेजेस हैं और आज हम लोगों ने कवर किए सिर्फ 4 पेजेस। ओके, तो इतना आसान तो नहीं है कि फटाफट कंप्लीट हो जाए, करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टडी द नॉमेनक्लेचर। देखो, जैसे आप हो, आपको घर में कुछ और बुलाते होंगे, बाहर कुछ और बुलाते होंगे, है ना। घर में चिंटू बुलाते होंगे, बाहर पिंटू बुलाते होंगे, घर में चिंकी बुलाते होंगे, बाहर मिंकी बुलाते होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं व्हाट इज नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले आता है वर्नैक्युलर या फिर लोकल नेम या फिर कॉमन नेम। तो लोकल नेम लिखे तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जैसे अभी आप हो, आपको घर में कुछ और बुलाते होंगे, बाहर कुछ और बुलाते होंगे, है ना। स्कूल वाले आपका नाम रखे रहेंगे, खैर मेरा तो हर जगह नाम सेम था, बट आपका नाम हो सकता है, स्कूल में बुलाते हो मोटू, घर पे बुलाते हो पतलू, ठीक है, फिर स्कूल में बुलाते हो मोटू, घर पे बुलाते हो छोटू, ट्यूशन में आपका नाम लेते हो। तो अलग अलग जगह जाने पर ऐसे ही अलग अलग ऑब्जेक्ट का नाम बदलते रहता है। जैसे आप रिवर की ही बात करो, कावेरी रिवर की बात करो, ठीक है, तो उसका नाम इंदस हो जाता है कभी कभी, है ना। तो वैसे ही आपका कोई भी फ्रूट ले लो, जैसे आम हो गया, तो आम का यहाँ पे नाम हो जाता है आंबा मुंबई में, बट अगर कहीं और जाते तो आम बोलते, और कहीं जाओगे तो उसका और भी नाम है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होने से कन्फ्यूज़न हो जाता है। जैसे सपोज अंग्रेज आया और अंग्रेज ने कोई ऐसा फ्रूट देखा जो सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया में आता है। ओके, तो इंडिया में आने की वजह से उसने पूछा, अरे भाई ये कौन सा फ्रूट है? आपने नाम बता दिया कि ऐसा ऐसा फ्रूट है। तो वो अंग्रेज दूसरे शहर में गया, अब वो दोबारा से वही फ्रूट ढूंढ रहा है। अब अंग्रेज ने बोला कि ये फ्रूट कहाँ मिलेगा? बोले यार मिलेगा ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है फ्रूट, है ना। उसको क्या पता नाम, अब लाइक हमें थोड़ी ना मालूम आंबा क्या होता है, तो हम मुंबई में रहते हैं, दैट्स व्हाई वी नो, इधर हमें क्या पता रहेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, जैसे नारियल ले लो, नारियल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? श्रीफल बोलते हैं। ओके, तो कहीं और जाओगे आप बोलोगे श्रीफल दे दो, तो जो अभी गांव में गए आप, सपोज आप बोले श्रीफल दे दो, तो कहाँ पहचानेगा कोई नहीं समझ पाएगा। तो इतने सारे नाम रहने के वजह से ज़रूरी है कि एक ऐसा नाम दे दिया जाए जो एकदम साइंटिफिक हो, जो हर जगह जाना जाए, जो सब लोग पहचाने, अच्छे से जाने। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्गेनिज्म हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कॉमन नेम। जैसे अभी यहाँ पे पेंसी है, ठीक है, वायोला ट्राइकलर एल ग्रोन इन मोस्ट यूरोपियन एंड अमेरिकन गार्डन्स हैज अबाउट 50 कॉमन इंग्लिश नेम्स। एक फ्लावर होता है ये, ठीक है, प्लांट होता है ये, इसके लगभग 50 कॉमन नाम है। तो मल्टीलिंगुअल कंट्री जैसे इंडिया हो गई अभी, तो यहाँ पे सारे यूजफुल प्लांट्स के अलग अलग नाम हैं, जो कि डायलेक्ट टू डायलेक्ट, मतलब जगह से जगह, लैंग्वेज से लैंग्वेज में अलग होते रहते हैं। जैसे आयुर्वेदा में मैंगो को बोलते हैं, मैंगो को 50 अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए एक ज़रूरत थी कि सभी को एक ऐसा नाम दे दिया जाए जो सब लोग जाने और सब लोग वही नाम बुलाए, ताकि ये कन्फ्यूज़न ना हो।
ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम आ गया। और इन्होंने बोला अब हम एक ऐसा रूल बनाएंगे, एक ऐसा नॉमेनक्लेचर सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, नॉमेनक्लेचर सिस्टम हम लोग बनाएंगे जिससे हम लोग इनका ऐसा नाम रखेंगे कि सब लोग पहचाने, सब लोग जाने और वही फिक्स हो जाए। आप उसको कुछ भी बुलाओ उसका नाम वही रहेगा। जैसे आपका नाम रख दिया गया जैद, मेरा नाम रख दिया गया जैद, अब मुझे कोई कुछ भी बुलाए मेरा नाम तो जैद है ना, मेरा नाम तो जैद ही रहेगा, कोई कुछ भी बुलाए अब, है ना। तो वैसे ही हम साइंटिस्टों ने बोला कि हम इनका साइंटिफिक नाम रख देंगे और बाकी लोकल नेम कोई कुछ भी बुलाए हम बोलेंगे साइंटिफिक नेम से। बट जो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, जिनको मालूम नहीं रहेगा, अब जैसे हम ही हैं, अब मुझे भी थोड़ी ना मालूम है सबके नाम, साइंटिफिक नाम। तो सपोज़ किसी ने साइंटिफिक नाम बोल दिया, जैसे चाय का साइंटिफिक नाम बोलो तो कई सारे लोग जानते होंगे, आई नो, मुझे भी मालूम है। मैंगो का साइंटिफिक नाम बोलो, कई सारे लोग जानते होंगे, मुझे भी मालूम है। सनफ्लावर का बोलो, कई सारे लोग जानते होंगे, नहीं जानते। सनफ्लावर का दिया है टेक्स्ट बुक में, जानना चाहिए, अभी जानोगे। ओके, तो ये साइंटिफिक नाम भी उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज जो लोग अच्छे से स्टडी नहीं किए हैं डीप में बायो में, उन लोगों को नहीं पता रहेगा ये चीज़। फिर भी एक फिक्स नेम रखने के लिए, मतलब जैसे अभी कोई बुक लिखनी है, ये सिस्टम क्यों लाया गया उसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। बोल बच्चन लग रहा है तो देखो वीडियो को, इंपॉर्टेंट है। क्यों लाया गया ये सिस्टम? जैसे अभी सपोज आपको लग रहा है कि यार एक बुक लिख रहा हूँ मैं, इस बुक में मैं मैंगो की आत्मकथा लिख रहा हूँ, तो मैं इसमें आम लिखो, आम्बा लिखो, या कौन सा भाषा लिखूँ, मतलब कौन सी भाषा में मैं इसका नाम लिखूँ, बिकॉज ये बुक हो सकता है फेमस हो जाए और ये अमेरिका में चली जाए। तो सब छोड़ के मैं क्या करता हूँ, इसका साइंटिफिक नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि कोई एक नाम फिक्स करने के लिए, किसी प्रोफेशनल जगह पे उसका यूज़ करने के लिए हम लोग वो लिखे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इस तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं नॉमेनक्लेचर सिस्टम की, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, और इसके रूल्स जो हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज लास्ट पार्ट, और एग्जाम्पल के साथ करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? मैंजीफेरा इंडिका एल, मैंजीफेरा, चलो छोड़ो अभी बताता हूँ आपको। तो ये कुछ रूल्स आपको दिए गए हैं किसी का भी नाम लिखने के लिए, और नोट करके रख लेना, इसके ऊपर नीट के सवाल आते ही आते हैं। ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर, मतलब उसका जब भी हम लोग नाम लिखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम इंग्लिश में जब अपना नाम लिखते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, पहला लेटर कैपिटल रहना चाहिए, है ना, बीच में कोई लेटर बड़ा नहीं रहना चाहिए, सारे लेटर बीच में स्मॉल रहने चाहिए। तो वैसे इसके भी कुछ रूल्स है। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ 2 लैटिन या फिर ग्रीक वर्ड, या तो वो लैटिन वर्ड रहेगा या तो वो ग्रीक वर्ड रहेगा, और कोई वर्ड वो नहीं रहेगा। जेनरिक नेम इज अ सिंपल नाउन, सबसे पहले जेनरिक नेम उसका हम लोग लिखते हैं जो सिंपल नाउन होता है, मतलब हम अपने मर्जी से कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। जैसे सनफ्लावर को बोलते हैं हेलियंथस, तो हेलियंथस उसका नाम है, वो हो गया उसका जनरल नेम। और मैंगो का जैसे मैंजीफेरा, ये सबसे पहले आना चाहिए और शुरू होना चाहिए कैपिटल लेटर से, तो एम यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, ठीक है, बड़ा ही मैंने लिखा है। सो इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लेते हैं, लाइक दिस। अब लगा बड़ा, ठीक है। स्पेसिफिक नेम इज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड इट शुड कम लेटर एंड बिगिन विथ स्मॉल लेटर। जैसे टेक्स्ट बुक के पीछे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ हेलियंथस, हेलियंथस, हेलियंथस लिखा है, बताओ हेलियंथस एनस करेक्ट है या फिर हेलियंथस एनस करेक्ट है। तो ये देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, स्पेसिफिक। ऐसा ही क्वेश्चन नीट में आया था, ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आया था 2017 या 18 में आई थिंक, ठीक है। मैं PYQs उस दिन चेक कर रहा था, सो आई हैव सीन दिस। स्पेसिफिक नेम इज द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एंड इट शुड कम लेटर एंड बिगिन विथ स्मॉल लेटर। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब क्या? जैसे हम बोलते हैं राम इज अ गुड बॉय, तो हम लोग उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसका एडजेक्टिव बताते हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी, किसी की भी क्वालिटी। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए, तो ये तो बड़े लेटर से शुरू हो गया, तो ये गलत है, जबकि हमें लगा था ये सही होगा, मुझे लगा था ये सही होगा, बिकॉज रूल्स जब मैंने नहीं पढ़े थे डायरेक्ट मैं आंसर रटने बैठ गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, बिकॉज 10th से गया था उस टाइम, मुझे लगा यार बायो है रट लेते हैं, बट फिर सोचा कि यार जैसे पहले बायो पढ़ा था वैसे अब भी पढ़ना रहेगा। तो शुरू होना चाहिए स्मॉल लेटर से, जैसे ये आई। साइंटिफिक नेम मस्ट बी अंडरलाइंड इफ हैंड रिटन एंड मस्ट बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। साइंटिफिक नेम अगर हाथ से लिखे हो तो उसको अंडरलाइन करो, हाथ से नहीं लिखे हो, कंप्यूटर में लिखे हो तो उसको इटैलिक में प्रिंट करना, ठीक है। अब आप बोलोगे मैं नहीं करूँगा, जाओ क्या कर लोगे, कुछ नहीं होगा, बस रूल टूट जाएगा, वो नाम नहीं माना जाएगा, और क्या, ठीक है। जैसे आपको बोलेगा कि मैंजीफेरा इंडिका ये नाम है, तुम इसको ढंग से लिख के दिखाओ, ठीक है, आपको मतलब क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड में, हाँ, मतलब 11th के एग्जाम में, मैंजीफेरा इंडिका एल, ये आपको नाम दे दिया जाएगा, बोलेगा इसको साइंटिफिकली करेक्टली नॉमेनक्लेचर इसका करो।
तो क्या करोगे, एम पहले बड़ा करोगे, आई छोटा करोगे, इसको हैंड रिटन लिखे हो तो अंडरलाइन करोगे, ठीक है, और एल लास्ट में लिख के डॉट लगाओगे। फिर द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड हैव लेस देन, नॉट लेस देन 3 लेटर, नॉट मोर देन 13 लेटर, मतलब 3 से 13 के बीच में रहना चाहिए या 3 और 13 के बराबर होना चाहिए, उससे कम या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो कम है, 13 से कम है, 3 से ज़्यादा है, तो ये करेक्ट है। यूजुअली द नेम ऑफ ऑथर इज रिटन, ठीक है, ऑथर मतलब जिसने भी इसको खोजा था, जिसने भी इसको नाम दिया था, उसको लास्ट में एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है ऐसे, जैसे एल को क्या हम लोग बोलते हैं, लिनोस बोलते हैं, लिनोस ने इसको नाम दिया था मैंगो को, ठीक है, मैंजीफेरा उन्होंने ही बोला था, तो उनका नाम भी ऐसा लास्ट में रिस्पेक्ट में लिख दिया जाता है कि लो लिख दिया तुम्हारा नाम, और कुछ नहीं ठीक है। आफ्टर साइंटिस्ट, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम लिखने के बाद उसका नाम लिख दिया जाता है। तो इसको अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। बोर्ड में आपको 3 मार्क्स के लिए ये पूछ लेगा, बोलेगा राइट द रूल्स ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर या फिर साइंटिफिक नेम ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिजम्स, तो वहाँ पे सारे पॉइंट्स आपको याद रहने चाहिए। तो बस इसी के साथ लेक्चर को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, हमने काफ़ी कुछ आज सीख लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे किंगडम मोनेरा से, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, और किंगडम फंजाई। प्लांट और एनिमल का हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, बिकॉज उसको हम लोग डीप में स्टडी करेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा सा बोरिंग जा रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मैं इसको स्क्रीन पर पढ़ाता तो ज़्यादा बेटर रहता, अभी मुझे लिखना भी पड़ता है, ठीक है। आपको वीडियो 1 घंटे का मिला है, बट ये 3 घंटा लगा है बनाने में। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए, 11th है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, इन्जॉय भी करना है, स्टडी भी करना है, ऐसा नहीं है अभी नया नया जोश है, मुझे पता है, मन करता होगा रात के 4 बजे तक पढ़ो, रात के सुबह के 3 बजे ही उठ के पढ़ने लग जाओ, ठीक है, 4 ही घंटा सो, ऐसा कुछ नहीं करना है। शुरुआत का जोश है, पढ़ भी ले जाओगे बट कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए फालतू बातें हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में सीखेंगे किंगडम्स। थैंक यू सो मच।